हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब बात की जा रही है सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है, वैक्सीन इज सेफ इग्नोर र्यूमर्स सेज पीएम। तो इंडिया में जो बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ द वर्ल्ड है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि दो तरह की जो वैक्सीन हैं वो लोगों को इनैक्यूलेट की जा रही हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने प्रिपेयर की है, कोविडशील्ड। एंड सेकेंड वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद बेस्ड है उसने प्रिपेयर किया है। तो ये जो वैक्सीन है वो लोगों को दी जा रही हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि अगर जो कोवैक्सीन का शॉट है जो कि भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है, तो उसका अगर आपको इनैक्यूलेशन किया जाएगा तो एक कंसेंट फॉर्म की ज़रूरत होगी। कंसेंट फॉर्म की ज़रूरत इसलिए होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका फ़ेज़ 3 का ट्रायल कंप्लीट हुए बिना ही इसको जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की परमिशन दे दी है, जिसकी वजह से जो अगर वैक्सीन की एफिकेसी अभी प्रूवन नहीं है तो कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है। हालांकि उस केस में जो कंपनी है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे जो बात की जाए तो किसी पर्सन को इस बात की जो है वो ऑटोनॉमी नहीं है कि वो कौन सी वैक्सीन को लेना चाहता है। जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उसको वही वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, व्हाट्सएप पुशेस पॉलिसी रोल आउट टू 15 में। अब यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट्सएप की। तो जो व्हाट्सएप ने अपना पॉलिसी अपडेट दिया था, जिसको 8 फैब तक लोगों को जो है अपना कंसेंट देना था। अगर लोग अपना कंसेंट पॉलिसी अपडेट के लिए नहीं देते हैं तो वो व्हाट्सएप से जा सकते हैं। अब उस पॉलिसी अपडेट में ये था कि व्हाट्सएप जो है यूज़र्स की लोकेशन, उनके कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब फेसबुक के साथ शेयर करना चाहता था। और दूसरी तरफ कोई भी अगर मनी जो है उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसकी डिटेल भी फेसबुक के साथ वो शेयर करना चाहता था। इससे वो एक तरह से जो अभी तक व्हाट्सएप उसके लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा था, बट इस काम से जो है जो टारगेटेड ऐड के थ्रू व्हाट्सएप भी ट्रोमेंडस जो मनी है वो फेसबुक के लिए बना सकता है। तो ऐसा उनका पॉलिसी था। बट यहाँ पे लोगों की जो सिक्योरिटी है, जो प्राइवेसी है, वो काफ़ी हद तक हार्म हो रही है। बिकॉज़ बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने डेली के जो चैट्स हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू ही पूरे करते हैं। इंडिया में व्हाट्सएप के 400 मिलियंस यूज़र्स हैं। तो अगर इस तरह से किया जाता है तो ये ठीक नहीं है, जिसके बाद व्हाट्सएप ने पॉलिसी रोल आउट को 15 मई तक जो है इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंड जो न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, उसकी बात की जाए तो एनआईए ने समन किया है फार्म लीडर और टीबी जर्नलिस्ट को। जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने समन किया है अराउंड 50 पर्सन, उनको एग्ज़ामिन किया जाना है एज अ विटनेस। और जो कि केस रजिस्टर किया है उन्होंने SFJ सिख फॉर जस्टिस के अगेंस्ट। अब ये सिख फॉर जस्टिस क्या है? ये एक फॉरेन बेस्ड ग्रुप है जो एडवोकेट करता है सेसनिस्ट एंड प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। पहला कि एनआईए क्या है, और दूसरा जो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और उसका ओरिज़न क्या है, और आगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक बार नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो नोट्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये नोट्स जो है एक्सेस करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि अराउंड 30 डेज़ में ही आपके बहुत सारे जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप न्यूज़पेपर डेली रीड करते हैं तो आपको फिर अलग से जो नोट्स है उसको सर्च करने की जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो नहीं होगी। सीधा आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे सबसे पहली बात की जा रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसको बनाया गया था जब मुंबई में टेरर अटैक हुए थे 2008 में। उसके बाद से कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी इंडिया में जो एक तरह से पैन इंडिया जिसका एक्सेस हो। तो उसके बाद जो एनआईए को बनाया गया।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है, प्रोसिक्यूट करती है ऑफेंसेस, जो भी इतने सारे ऑफेंसेस हैं जो अफेक्ट करती है इंडिया की सोबर्निटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, अगेंस्ट एटॉमिक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी। और फोर्थ, ये इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंप्लीट करती है। इंडिया में जो भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे कम्बैट करने का भी काम होता है। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और उसकी ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर में है। अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंटर स्टेट होती हैं और उनका इंटरनेशनल लिंकेज होता है। तो जो भी पॉसिबल कनेक्शन होगा ऑर्गेनाइज क्राइम का, स्मगलिंग ऑफ आर्म, ड्रग्स, वो जो है वो पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ हो सकता है। तो इसको बनाया गया था 2008 में, जो पोस्ट मुंबई टेरर अटैक के बाद बनाया गया था। एनआईए का जो अमेंडमेंट बिल है उसको पास किया गया पार्लियामेंट में। जो बिल है उसमें एनआईए को इन्वेस्टिगेट कुछ और क्राइम है उनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर दी, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेयर करेंसी, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिट आर्म्स। अब यहाँ पे इनके जो कोर्ट हैं वो शेड्यूल ऑफेंसेस जो हैं उनका जुरिस्डिक्शन होता है। वन और मोर स्पेशल कोर्ट भी बनते हैं सेक्शन 11 और 22 एनआईए एक्ट से। अब इसका जो कंपोजिशन है, स्पेशल जो कोर्ट है वो एक जज प्रिसाइड ओवर करता है जो कि अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती, अगर ज़रूरत हो तो एडिशनल जज को भी अपॉइंट कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के पास पूरी पावर होती है सीआरपीसी 1973 की, और जो भी क्वेश्चन अराइज होता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी स्पेशल कोर्ट से तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफ़र किया जाता है और उसका डिसीजन इसमें जो है वो फाइनल होता है। अब यहाँ पे बात की जाए खालिस्तानी मूवमेंट की, तो जो खालिस्तानी मूवमेंट है इज़ अ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो सीख करता है क्रिएट करने का होमलैंड फॉर सिख, इस्टेब्लिशिंग अ सोवरेन स्टेट। जैसे कि आपने नागालैंड का इशू देखा होगा, वो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं जिसमें कि कुछ हिस्से इंडिया के नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और म्यांमार कंट्री जो है उसका कुछ हिस्सा वो चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो एक सोवरेन स्टेट जो है वो बनाना चाहता है, कॉल्ड खालिस्तान इन पंजाब रीजन। और ये जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करता था 1709 से 1849 तक। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट रिस्पॉन्सिबल जो खालिस्तान के लिए हैं वो क्या हैं? 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो है वो सिख लोगों के लिए ज़्यादा जॉयफुल मोमेंट नहीं था, बिकॉज बहुत सारा जो उनका टेरिटोरियली वो लैंड है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। अब जो फाइट है सेपरेट सिख स्टेट की, वो पंजाब सूबा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अकाली दल एक सिख डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने सेपरेट जो है सिख सूबा और प्रोविंस क्रिएट करने की बात की थी। तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इन्होंने अपनी डिमांड रखी, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप ने अपनी डिमांड रखी, तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और अकाली दल की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब बहुत सारे वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1966 में जो स्टेट है उसको ट्राइफरकेट किया, 3 हिस्से किए। पंजाब मेजॉरिटी, जो पंजाबी मेजॉरिटी थे उनको पंजाब दिया, हिंदी मेजॉरिटी को हरियाणा, और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ क्रिएट की गई, और कुछ हिली रीजन्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिए गए। लेकिन जो अनाथपुर साहिब रिजोल्यूशन था उसने फिर से सिख लोगों में ये बात का जो है पैशन को रीइग्नाइटेड कर दिया कि खालिस्तान मूवमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये रिजोल्यूशन क्या है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। तो जो पंजाब सूबा मूवमेंट है वो कंसिडरेबल पॉलिटिकल सपोर्ट उसको अकाली दल से मिल रहा था, और पार्टी जो है वो अंडर प्रकाश सिंह बादल की लीडरशिप में कांग्रेस को टफ फाइट दी उन्होंने असेंबली इलेक्शन में। और 1972 के इलेक्शन में वो जो है वो अकाली दल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्राफ उसका राइज हुआ और कांग्रेस जो है
पावर से हट गई। और उसके बाद जो अकाली दल है उसको एक तरह से इंस्ट्रोस्पेक्ट करना पड़ा। तो जो वेन्यू जो है उसके लिए चुना गया वो आनंदपुर साहब गुरुद्वारा है, जहाँ पे पार्टी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और वो पार्टी का जो फ्यूचर एजेंडा है उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया। तो रेजोल्यूशन ने डिमांड किया कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए पंजाब स्टेट को, और आइडेंटिफाइड रीजन जो भी सेपरेट स्टेट के पार्ट होंगे, और एक राइट टाइम जो भी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है जर्नैल सिंह भिंडरवाले। वाइल इट्स ओरिजिनल ऑथर्स मे हैव अमेंडन इट्स स्टेट एम्स, जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन था उसका जो एडमायरर जर्नैल सिंह भिंडरवाला, एक रिलीजियस स्कॉलर, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे अक्रॉस पंजाब एडवोकेटिंग अ रिटर्न टू खालसा और मोर ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ सिखिज्म। He targeted Hindus and modernized Sikhs who cut their hair and consume alcohol in equal measures। मतलब उनको जो सिख हैं उनमें प्रोहिबिट है हेयर को कट करना, लेकिन उन्होंने ऐसा करवाया। अकालीज जो थे वो मॉडरेट फ्रैक्शन थे, एक्सपोजिंग सिक्स प्राइड इन पॉलिटिक्स। भिंडरवाले रिप्रेजेंटेड एक्सट्रीमिस्ट व्यू। तो जर्नैल सिंह भिंडरवाले इंस्पायर्ड बाय द खालिस्तान आइडियोलॉजी लेड द खालिस्तान एज एन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट एंड टर्ड अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो जो डिमांड थी सेपरेट नेशनहुड फॉर पंजाब वॉज कैरिड आउट। वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, हाई प्रोफाइल इंडियन पर्सन को किल किया गया इंडियन गवर्नमेंट में, और इवेंट्स जो हैं उनकी वजह से जो है वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जर्नैल सिंह भिंडरवाले जो हैं उन्होंने रेसिडेंस लिया इनसाइड गोल्डन टेम्पल और डायरेक्टिंग डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड पुलिस क्लासेस। तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया और भिंडरवाले को जो है वो कैप्चर किया गया गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से, लेकिन ऑपरेशन रिजल्ट हुआ एंटी इंडिया सेंटीमेंट उसमें रेज हुए, जिसकी वजह से पीएम इंदिरा गांधी जो हैं वो एनिमी ऑफ सिख के तौर पे देखी गई, और 2 गार्ड्स जो थे उन्होंने एसेसिनेट कर दिया उनको। और उनकी किलिंग के बाद जो है वाइड स्प्रेड राइट्स हुए अगेंस्ट सिख्स इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स। तो मेजर जीनोसाइड हुआ। और अर्ली 1980 से अर्ली 1990 पंजाब में बहुत बड़ा जो है वाइड स्प्रेड टेररिज्म हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी ट्राई किया कि वो भी जो है वायलेंस को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके, और उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो खालिस्तान का ग्रुप था उसको सपोर्ट किया। और मैनी फोल्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाइक द खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बाबर खालसा एंड बहुत सारे जो अदर ग्रुप थे उनको प्रोमिनेंस मिला। ऑन 31 अगस्त 1995 एक सुसाइडर बॉम्बर जो है वो टुक आउट पंजाब सीएम बेंत सिंह इनसाइड द पंजाब सिविल सेक्रेटरीट इन चंडीगढ़। तो उस सिंह जो थे उनको क्रेडिट किया जाता है वाइपिंग आउट टेररिज्म विच हैज़ स्पाइक्ड इन द आफ्टरमेथ ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब यहाँ पे सिख जो हैं वो एक पैट्रियोटिक ग्रुप हैं, स्टार्टेड टू एक्ट अगेंस्ट द प्रोटेक्टेड टेररिस्ट स्ट्रगल के अगेंस्ट उन्होंने वर्क किया, और उन्होंने इंडियन जो कंट्री है नेशन है उसका साइड लिया। और पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने 1919 में मूवमेंट को ख़त्म करने में हेल्प की। अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस क्या है मूवमेंट का? खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में अभी डोरमेंट स्टेट में है, और इसका कोई ज़्यादा अर्बन लोकल पॉपुलेशन में कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। बट ये जो मूवमेंट है आइडियोलॉजिकल सपोर्ट इसको मिलता है। जो सिख रहते हैं कनाडा, यूके और यूएसए में, वो मनी पंप करते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं स्ट्रगल के लिए। पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो भी मनी इस इशू में लगाता है। अब क्या चैलेंजेस हैं? तो जो दिल्ली पुलिस है उसने क्लेम किया है पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है आईएसआई है वो टेरर आउटपुट कश्मीर में प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए लोगों से मिल रही है। अब यहाँ पे कंक्लूज़न क्या हो सकता है? खालिस्तान एक नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक वॉच रखना चाहिए फ्रिंज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए सेकेंड पेज से, पूरी जो है वो वैक्सीन से रिलेटेड ही न्यूज़ है, बिकॉज कल वैक्सीन जो है उसका इनैक्यूलेशन स्टार्ट हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड जो पेज है क्लासिफाइड फोर्थ नॉर्थ एंड ईस्ट, इस पेज में पंजाब 1.74 लाख हेल्थ वर्कर्स को जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। ममता बनर्जी का कहना है कि एडिक्वेट डोजेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए जम्बो ट्रायो गिव स्लीपलेस नाइट्स टू ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि जो
एनिमल्स हैं वो एक पर्टिकुलरली डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में उनका रहना होता है, लेकिन अगर वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कहीं दूसरी जगह मूवमेंट करने लगते हैं तो जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो रेसिडेंट्स हैं विलेजेस में उनके साथ एनिमल्स का क्लैश होता है, तो इन टर्न जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं दोनों को प्रॉब्लम होती है। एट लास्ट जो एनिमल है वो सफ़र करता है। तो इस तरह का जो केस है वो एलिफेंट के जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्कर है वो ऑब्जर्व कर रहा है फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़, नेक्स्ट बात की जाए, ट्रेडर्स बॉडी मूव्स SC ओवर व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। तो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उन्होंने सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट में से डायरेक्शन मांगी है कि जो ऑनलाइन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो यूज़र का डाटा किसी भी एंटिटी से शेयर कर सकता है, इंक्लूडिंग फेसबुक और इट्स अदर फैमिली कंपनीज जैसे कि इंस्टाग्राम है। तो एक तरह से नई जो प्राइवेसी पॉलिसी के अंडर अब यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने परमिशन दी है व्हाट्सएप को इंडिया में रन करने की। बट यहाँ पे इंडिया जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छे से रोल प्ले नहीं कर पा रही है गार्डियन का टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न। अब यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो एक तरह से एसेंशियल पब्लिक सर्विस रेंडर कर रहा है सिटीज़न की, जिससे कि सिटीज़न कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे उन्होंने एक तरह से रिस्ट्रिक्शन और आर्बिट्ररीली रूल जो हैं वो इम्पोज किए हैं जो सिटीज़न्स को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये एक काफ़ी गलत चीज़ है। व्हाट्सएप ने जो 4 जनवरी को अपनी न्यू पॉलिसी लेके आई जिसकी बेसिस पे व्हाट्सएप का डाटा जो है फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात की जाए कि यूरोपियन यूनियन के पास स्ट्रिक्ट लॉ है डाटा शेयरिंग का, तो वहाँ पे व्हाट्सएप ये सारा जो फीचर्स है उसको नहीं बोल रहा है उन लोगों को करने के लिए, बिकॉज 2017 में 110 मिलियन यूरोस का व्हाट्सएप के ऊपर फ़ाइन भी लगाया गया था और व्हाट्सएप ने वहाँ पे अपनी पॉलिसी को रोल बैक कर लिया। बट इंडिया के पास ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट जो गायवाली प्रेसेस फॉर बॉर्डर रिजोल्यूशन, कल हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी जिसमें कि जो नेपाल के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनसे बात की है, तो जिसमें कि बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। साथ में उन्होंने जो भी बॉर्डर के ऊपर काला पानी लिम्पियादुरा लिपू लेक का जो इशू है जहाँ पे इंडिया ने एक रोड बनाई थी, तो जिसके बाद से नेपाल ने अपना एक न्यू मैप रिलीज़ किया था और उसके बाद सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गुजरात रिवर रिमेन हाईली पॉल्यूटेड, यहाँ पे बात की जा रही है जो एफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो कचरा है उससे जो गुजरात की रिवर हैं जैसे साबरमती है, महिसागर है, नर्मदा है, विश्वामित्री है और वादर है, ये जो रिवर हैं अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, तो जो साबरमती है वो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है कंट्री की। तो गुजरात रैंक करता है 4th अमंग द टॉप 5 स्टेट विथ हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स। 20 रिवर्स जो हैं वो क्रिटिकली पॉल्यूटेड कैटेगरी में आती हैं और थर्ड थिक फोर्थ मतलब जो फ़ैन होता है ऊपर से जो कचरा होता है वो महिसागर रिवर में देखा गया और सेवरल किलोमीटर्स तक जो है वो फैला हुआ है, जिसकी वजह से जो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है इसके इफ़ेक्ट को देखने के लिए। अब जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छी नहीं है इस थ्रेट से लड़ने के लिए, और उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स जो है वो रिवर में बहा देती हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो आती है। अब यहाँ पे ट्रीटेड और अनट्रीटेड जो एफ्लुएंट है वो रिलीज़ किया जाता है एस्चुरी ऑफ महिसागर एंड गल्फ ऑफ कम्बे। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन है उनको भी माना नहीं जाता। इसके बाद जो ऑफिशियल पैरामीटर्स है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, जो इंडिकेट करता है कि जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लोड है अगर 250 मिलीग्राम पर लीटर से हायर है तो उसको रिवर में रिलीज़ नहीं करना चाहिए, पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उससे जो पानी है वो जो है वो डिके हो जाएगा, सड़ जाएगा। और दूसरी तरफ गुजरात की रिवर हैं जहाँ पे एफ्लुएंट को डंप किया जाता है, उसमें COD लेवल जो है 700 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक है। और दूसरी तरफ जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल है जिसको काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए 7 से 8 मिलीग्राम पर लीटर, वो भी 2.9 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम है। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है अथॉरिटीज़ को।
नेक्स्ट ये बल्ड पेज है, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट दिस इज़ बिजनेस पेज। तो यहाँ पे बात की जा रही है, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो सस्टेन फाइट अगेंस्ट ट्रांसफैट। यहाँ पे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने न्यू कैप इंट्रोड्यूस किया है कि ज़्यादातर जो ट्रांसफैट है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। जब फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको 2006 में बनाया गया था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पे, जिसमें कि उसकी जो फंक्शनिंग है 2011-12 में पिकअप हुई और उन्होंने 2010 में जो ट्रांसफैट है उसके ऊपर सीलिंग लगाई 10% की। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर ट्रांसफैट क्या होते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है कि 2020 में दिसंबर 29 को जो FSSAI है उन्होंने परमिसेबल लिमिट है जो ट्रांसफैटी एसिड्स की ऑयल में और फैट में उसको 3% किया है 2021 तक, और 2% 2022 तक। जो अर्लियर कैप था वो 5% था। अब ये जो डिसीज़न है वो एक अमेंडमेंट के तौर पे, जो कि प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स रेगुलेशन है, उसके बेसिस पे किया गया। और न्यू रूल्स जो हैं एडिबल रिफाइन ऑयल, वनस्पति ऑयल और मर्जराइन, बेकरी शॉर्टनिंग्स एंड जो भी अदर कुकिंग मीडिया है, वेजिटेबल फैट स्प्रेड, मिक्स फैट स्प्रेड, इन सब में किया गया है। और WHO ने 2018 में डिसाइड किया था कि 2023 तक जो ट्रांस फैट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांस फैट क्या हैं और क्यों हार्मफुल हैं। जो सारे के सारे जो नेचुरल फैट्स एंड ऑयल हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड से। तो अपनी बॉडी को जो फर्स्ट टू हैं वो तो हेल्दी फैट है और उनकी ज़रूरत होती है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, वो विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में मिनरल्स और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। बट जो फैट्स हैं वो फ्री फ्लोइंग होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट जो होते हैं वो जो कि आर्टरीज़ की वॉल को क्लॉग कर देते हैं, जिससे कि हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे टू ब्रॉड टाइप ऑफ फैट्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग, आर्टिफिशियल। तो जो आर्टिफिशियल ट्रांसफैट हैं वो बहुत काफ़ी हार्मफुल होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसमें कि वेजिटेबल लिक्विड वेजिटेबल ऑयल जो है उसमें हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है, जिससे कि वो सॉलिड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। और जो प्योर घी होता है उसमें भी एडल्ट्री की जाती है, जिससे कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाए। तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती हैं वो एक लीडिंग कॉज है डेथ का। 1.8 करोड़ डेथ होती हैं एवरी ईयर इस कंडीशन से। और WHO एस्टिमेट करता है 5 लाख पीपल कार्डियोवैस्कुलर इशू वो ट्रांसफैट की वजह से ही जो है वो मरते हैं। इंडिया में भी 77,000 डेथ इसकी वजह से होती है। तो इंडिया ने आखिर इसके लिए क्या किया। तो 2018 में WHO ने बात की थी कि वो एलिमिनेट करने जा रहा है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट 2023 से। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है रिप्लेस करने के लिए, जिसमें इंडिया ने भी अपनी बात रखी। तो जिसमें इंडिया ने FSSAI को क्रिएट किया 2006 में। उसके बाद 2011 में FSSAI ने एक कैप लगाया 10% जो है ट्रांसफैट ही जो है वो डाले जा सकते हैं फूड में। उसके बाद 5% 2015 में। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 2021 में 3% ही ट्रांसफैट होना चाहिए, 2022 में 2%। तो ट्रांसफैट ऑयल जो भी सारे फूड हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।